Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to the Hindu analysis for today. Let's look at the top stories. We'll look at the important stories and articles from yesterday's newspaper as well as today's newspaper considering this Sunday. Okay, so some really interesting articles in yesterday's newspaper and some news stories which are important today. Punjab got a new CM over a weekend. Okay, then one of the foreigners tribunal in Assam basically ruled that the NRC in Assam is final. We will talk about this. Anti-tank missile completes all trials. That is from the defense section. Serotype 2 dengue is a challenge. Okay, this is basically a healthcare related, science and technology related update. And then the editorials. Okay, so I have told you earlier also that in Sunday's newspaper of the Hindu, FAQ section or FAQ page is very important. All these articles are from yesterday's FAQ page or frequently asked questions page. An article on Auto Boost basically talks about the PLI scheme in auto sector. Why is it difficult for India to get to net zero? Again, an article related to climate change. And can India get out of the telecom rut? Talks about the relief package in the telecom sector. Okay, we'll look at all of them one by one. Okay, Punjab gets a new CM, a one-liner kind of an update. Okay, who was the earlier CM? Captain Amrinder Singh. Okay, he quits and Congress has got into a new CM. So Congress has got a new CM over the weekend. His name is Charanjit Singh Channi. Okay, he is the Dalit face. देखो, पंजाब में कांग्रेस ने वही किया है जो गुजरात में बीजेपी ने किया है. गुजरात में बीजेपी ने अपना सीएम फेस चेंज किया. क्यों? क्योंकि गुजरात में व्हाट वाज द इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक? पाटीदार्स और पटेल्स. ठीक है, तो भूपेंद्र पटेल ने सीएम बने, विजय रूपाणी को जाना पड़ा. ठीक है, पंजाब में देयर वाज लीडरशिप टसल, बहुत सारे रीजंस थे, बट ये चन्नी साहब अचानक से क्यों फोरफ्रंट पे आए? एक तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी थे, दूसरा कि दलित कम्युनिटी से हैं और दलित वोट बैंक पंजाब में एक साइजेबल वोट बैंक है जिसको पार्टी टैप करना चाह रही है. अब पॉलिटिकल रियलिटीज़ हमारे लिए ज़्यादा काम की नहीं है, बट जस्ट एन अपडेट, पंजाब के सीएम नए हैं. ठीक है, अच्छा, NRC's फाइनल रूल्स आसाम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल. तो देखो, बेसिकली ये जो अपडेट है केस से रिलेटेड है, जहां पर असम में जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है उन्होंने एक बंदे की सिटीजनशिप इस बात पे डिफाइन की कि जो NRC लिस्ट आसाम में बनी हुई है उसे फाइनल कंसिडर करते हुए. ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये टर्म है NRC. व्हाट इज NRC? ठीक है, तो पहले तो अपडेट देख लेते हैं. वाइल द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैज नॉट येट इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन आसाम्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स टू मेक इट अ लीगल डॉक्यूमेंट, A foreigners tribunal has gone ahead and recorded it as the final NRC. तो foreigners tribunal ने जो असम का अभी NRC है जिसे फाइनल स्टेटस नहीं मिला है उसे फाइनल करार करते हुए डिसीजन दिया है. तो पहले तो ये समझते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या होता है. सो मैंने आपको बताया था ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज. तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज टू डिटरमाइन इफ अ पर्सन स्टेइंग इलीगली इज अ फॉरेनर और नॉट. तो एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, स्टे कर रहा है, उसे हम फॉरेनर करार दें या कितना समय हो गया उसके बेसिस पर उसे सिटीजनशिप दें या क्या उसका करें, ये सब डिटरमाइन करना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का काम होता है. तो अब NRC के बारे में बात करें. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स. ठीक है, हुज क्रिएशन इज मैंडेटेड बाय 2003 अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट. ठीक है, तो एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC बनाने की बात हुई थी. आसाम से प्रोसेस शुरू हुआ क्योंकि आसाम में इलीगल इमिग्रेशन के काफ़ी सारे केसेस हैं. ठीक है, तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कह दिया कि भाई आसाम आपको नेशनल NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाना पड़ेगा. 2019 में जाके प्रोसेस कंप्लीट हुआ और 2019 31 अगस्त को जो डेटाबेस आया उसमें 31 मिलियन नाम थे आउट ऑफ 33 मिलियन जो पॉपुलेशन है. ठीक है, तकरीबन 20 लाख लोग, 19-20 लाख लोग थे जिनके नाम नहीं थे. बट बीजेपी गवर्नमेंट वाज नॉट सेटिस्फाइड, जो उस समय रूलिंग पार्टी थी. उन्होंने कहा काफ़ी ऐसे लोगों के नाम हैं जो नहीं होने चाहिए थे, काफ़ी ऐसे लोगों के नाम नहीं है जिनके होने चाहिए थे. तो इसको फिर फाइनल स्टेटस अभी नहीं दिया गया था, बट जो ट्रिब्यूनल है इसने इसे फाइनल स्टेटस मान करके डिसीजन दिया है, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग अपडेट. ठीक है, चलिए अब एक बात करते हैं एंटी टैंक मिसाइल. डिफेंस सेक्टर से एक न्यूज़ थी कि एंटी टैंक मिसाइल कंप्लीट्स ऑल ट्रायल्स. कौन सी मिसाइल? मिसाइल का नाम है हेलिना. ठीक है, हेलिना क्यों नाम है? हेलीकॉप्टर पे माउंट करके मिसाइल दागी जा सकती है, इसीलिए इसका नाम हेलिना है. तो बेसिकली हेलिना है क्या? इट्स अ एंटी टैंक मिसाइल. ठीक है, जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है.
ठीक है, पूरा नाम अगर देखें तो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हेलिना। ठीक है, इस मिसाइल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। 3rd जनरेशन मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट, माउंटेड ऑन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इसकी रेंज क्या है, मिनिमम 500 मीटर्स और मैक्सिमम 7 किलोमीटर्स। तो 7 किलोमीटर्स तक की रेंज पर ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। मिसाइल ने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड इज नाउ रेडी टू डिप्लॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। सेरोटाइप 2 डेंगू इज अ चैलेंज। देखो, इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी स्टेट्स में डेंगू के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो डेंगू के भी अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, और यहाँ पर जो वेरिएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो इंडिया को परेशान कर रहा है फिलहाल, उसका नाम दिया गया है सेरोटाइप 2 डेंगू। ठीक है, तो 11 स्टेट्स की मीटिंग अभी कॉल की गई थी, जहाँ 11 स्टेट्स में ज़्यादा डेंगू के केसेस आ रहे हैं। कौन से 11 स्टेट्स हैं? इनमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन 11 स्टेट्स की मीटिंग कॉल की गई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि इस डेंगू को फाइट करने के लिए जो भी इमरजेंसी मेजर्स हैं उनको अप्लाई किया जाए, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड बैंक्स वगैरह हैं, उनको रिफिल किया जाए। ठीक है, जो भी ज़रूरतें हैं, फीवर के केसेस को ट्रेस किया जाए। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री has flagged the emerging challenge in 11 states across India of serotype 2 dengue, which is associated with more cases and more complications than other forms of the disease. Okay? तो ये एक अलग अपडेट था हेल्थ केयर सेक्टर से। अब हम बात करते हैं, अच्छा देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। डेंगू होता कैसे? इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, जो फीमेल एडिस इजिप्टिस इज द कैरियर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन डेंगू का भी देख करके चलेंगे। अब एडिटोरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो कल जो पहला आर्टिकल था एफएक्यू सेक्शन में, इट वाज अबाउट ऑटो बूस्ट। ऑटो बूस्ट जो आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड टू द पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऑफर किए गए हैं। देखो ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात की थी वैसे, पर कुछ और फैक्ट्स इसमें आउटलाइंड हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सो सेंटर अप्रूव्ड अ पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। बजटरी आउटले हमने देखा था 26,000 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि पीएलआई, हमने कहा था टेक्सटाइल्स में थोड़े टाइम पहले लॉन्च किया था, तो बजट में आउटले किया गया था कि ऐसे 13 सेक्टर्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम निकालेगी। तो टेक्सटाइल्स के लिए थोड़े टाइम पहले अपन ने बात की थी, फिर ऑटोमोबाइल्स के लिए लॉन्च किया है अभी। ठीक है, टोटल आउटले जो है इन 13 सेक्टर्स के लिए रहेगा 1.97 लाख करोड़। ठीक है, 1.97 लाख करोड़। उनमें से हमने कितना देखा है? 26,000 करोड़ हमने ऑटोमोबाइल्स के लिए दिए हैं। अब स्कीम में इंसेंटिव्स किसको मिलेंगे? इंसेंटिव्स देखो, इंसेंटिव्स उन लोगों को मिलेंगे जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हीकल्स बनाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ड्रिवन व्हीकल्स हो। तो एम्फेसिस इज ऑन एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स बनेंगे, ऐसे प्रोड्यूसर्स को ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। अब ऑटो सिनेरियो है क्या? ऑटो सेक्टर में सिनेरियो क्या है? देखो, इस समय एक समय था जब इंडियन ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छे से बूम कर रहा था, बट पिछले 2-3 सालों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडियन मार्केट इज वेन डाउन, डिमांड काफ़ी गिरी है। ठीक है, जनरल मोटर्स इंडिया में 2017 में जनरल मोटर्स ने इंडिया को छोड़ा। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने लोगों ने पढ़ा कि फोर्ड ने भी डिसीजन कर लिया कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को शट डाउन करने का। पेंडेमिक में काफ़ी नुकसान हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल डीलर्स को। ठीक है, कोविड की वजह से काफ़ी उनकी सेल्स गिरी, और अब इनपुट जो उनका रॉ मटेरियल है उसको लेकर के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इन सब की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एंड दैट इज़ वाई दिस स्कीम हैज़ फोकस्ड ऑन ऑटोमोबाइल्स। गवर्नमेंट को क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस स्कीम के थ्रू दे विल लीड टू अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 42,500 करोड़। ठीक है, and create additional 7.5 lakh jobs, which is extremely important for the recovery of the economy. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेट जीरो को लेकर के। देखो काफ़ी बात हुई है हमारी नेट जीरो को लेकर के। अभी रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय कैंडिडेट आए थे, हमारे क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी। ठीक है, और जॉन कैरी यहाँ पर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई। ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ कंसेंसस अराउंड कंट्रीज कमिटिंग नेट जीरो। ठीक है, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर की कंट्रीज़ में जाकर के ये कमिटमेंट लें कि वो नेट ज़ीरो के लिए कमिट करें। नेट ज़ीरो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो क्लाइमेट पे ज़ीरो इम्पैक्ट है, कि भैया हम जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब भी कर पा रहे हैं, तो फिर ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट इज़ ज़ीरो। तो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग इसके लिए टारगेट्स दिए हैं। इंडिया ने अभी तक नेट ज़ीरो कमिट नहीं किया है, और जॉन कैरी की विजिट के बाद भी कमिट नहीं किया। ठीक है,
तो ये आर्टिकल ये बताता है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू गेट टू नेट जीरो, क्यों हम नेट जीरो कमिट नहीं कर रहे हैं। तो पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी हिंदुस्तान है, एंड ही सेड दैट ही हैड नॉट रिसीव्ड एनी एश्योरेंस अबाउट इंडिया वर्किंग टू रेज इट्स एम्बिशन टू कट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो यानी इन्होंने कहा कि इंडिया जो पहले कमिट कर रहा था वही अभी कमिट कर रहा है, उन्होंने कोई नया वादा इंडिया ने नहीं किया है, और नेट जीरो के बारे में तो बिल्कुल नहीं किया है। सो व्हाट इज इंडिया डूइंग टू लोअर एमिशंस। ठीक है, इंडिया ने नेट जीरो तो कमिट नहीं किया, बट इंडिया कर क्या रहा है। तो इंडिया के क्या कमिटमेंट्स थे। वी विल रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ आवर जीडीपी बाय 33 to 35%, और मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी इसका 21% हमने अचीव कर भी लिया है। इसके अलावा हमारा एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है कि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी तकरीबन 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बाय 2030 जनरेट करना चाहते हैं, और यूएसए ने वादा भी किया है हमसे कि दे विल हेल्प अस विद फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सेम, बट इट हैज नॉट फेवर्ड अ बाइंडिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम नेट जीरो तक पहुंचेंगे। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि नेट जीरो तक पहुंचने के लिए हमें अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आज भी हमारे 70% के आसपास का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कोल से। तो जब कोल से आपका साइजेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो आज की तारीख में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट एमिशंस हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, और वैसे भी दो वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर, बट अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कार्बन डिप्लीशन जो है, ज़्यादातर जो कार्बन बजट जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ज़्यादा किया है। And now it's slightly unfair to ask developing countries like India to contribute more towards the climate change. But I mean, the world says that we don't have that kind of leverage now. Okay. तो अभी क्या है कि अगर हम कहते हैं कि हम नेट जीरो पे जाएंगे तो कटिंग ग्रीन हाउस गैसेज विल रिक्वायर शिफ्टिंग पावर प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कोल। तो पहले तो आप कहो कि अब आप इलेक्ट्रिसिटी कोल के अलावा किसी और सोर्स से जनरेट करोगे, तो कैसे करोगे। ठीक है, ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल्स, ट्रांसफॉर्मिंग मोबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब आप एकदम से सड़क पे सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक ले आओ, तो अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कोल से आ रही है, तो अब एकदम से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कैसे डाइवर्सिफाई कर लें। तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज वाई इंडिया इज नॉट बीन एबल टू कमिट टू नेट जीरो एज ऑफ नाउ, दो प्रेशर इज माउंटिंग। अब बाकी कंट्रीज ने क्या कहा है। चाइना ने कहा कि 2060 तक नेट जीरो कर लेंगे, यूएसए ने कहा 2050 तक नेट जीरो कर लेंगे, यूरोपियन यूनियन ने कहा 2050 तक नेट जीरो कर लेंगे, और यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 130 कंट्रीज 130 कंट्रीज को ये आइडिया अपील किया है, एंड अ लॉट ऑफ देम माइट कमिट इन द COP26 समिट इन ग्लासगो स्कॉटलैंड अबाउट द नेट जीरो कमिटमेंट। ठीक है, सो वी विल सी दैट। अच्छा, अब लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, कैन द टेलीकॉम इंडस्ट्री गेट आउट ऑफ द रट। तो अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट द रिलीफ पैकेज अनाउंस लास्ट वीक फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। अब देखो, ऑलरेडी हमने रिलीफ पैकेज पे काफ़ी बात की थी, तो इसमें जो अनाउंसमेंट्स है उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट इसमें एक बड़ा अच्छा सेक्शन था जो ये बताता है कि टेलीकॉम सेक्टर प्रॉब्लम में आया क्यों। कुछ तो हम सब जानते हैं, एक तो था प्राइस वॉर जो जियो ने शुरू किया, और उसकी वजह से मार्जिन सबके गिरे, काफ़ी सारे प्लेयर्स वाइप आउट हो गए, जो डीप पॉकेट्स थी जिनकी वो अभी सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो प्राइस वॉर उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। एक और रीज़न था अबाउट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, तो वो हम देखते हैं ना। सो व्हाई आर टेलीकॉम कंपनीज इन ट्रबल। तो इनिशियली क्या होता था, टेलीकॉम कंपनीज जब गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीदती थी तो दे विल पे समथिंग कॉल्ड स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस। सो दे विल पे अ फिक्स्ड फी टू परचेज स्पेक्ट्रम अंडर लीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट सिंस 1999 apart from spectral license fee they also had to share a certain proportion of their adjusted gross revenue with the government। तो गवर्नमेंट ने 99 के बाद क्या कहा कि जब आप लाइसेंस खरीद रहे हो तब तो आप कुछ अपफ्रंट मनी दो ही, उसके अलावा आपके रेवेन्यू का कुछ शेयर आप हमारे को दो। अब दिक्कत यह है कि ये जो टर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ। तो टेलीकॉम कंपनी ने कहा था कि हमारा जो रेवेन्यू है, ठीक है, आप टेलीकॉम सेक्टर में जो हमारा रेवेन्यू है उसका कुछ परसेंटेज अगर आप लेना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, बट हमारा जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू आ रहा है आप उसमें कैसे शेयर मांग सकते हो। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चला। कुछ साल टेलीकॉम कंपनीज ने रेवेन्यू शेयर दिया नहीं, टेलीकॉम ये केस चला सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुना दिया। फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया जो पिछले सालों तो आपने नहीं दिया है ना वो अब एक साथ दो। तो कंपनीज तो रातों रात इनकी वाट लग गई। ठीक है, तो फिर ऑर्डर पुट इमेंस स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज विच वर ऑलरेडी इन ट्रबल ओइंग टू एन इंटेंस प्राइस वॉर। अब एक तो प्राइस वॉर चल रहा था, मार्जिन ऑलरेडी प्रेशर में थे, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो कंपनीज लाइक वोडाफोन एंड आइडिया ये रातों रात इनको काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है,
तो अब क्या है, अब इन कंसेशंस में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको हम 4 ईयर मोरेटोरियम दे रहे हैं, 4 साल तक आपको पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है। सो 4 ईयर मोरेटोरियम ऑन स्पेक्ट्रम एंड एजीआर ड्यूज, ना तो आपको स्पेक्ट्रम के लिए पैसा देना है, ना आपको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का शेयरिंग करना है। दे कैन पे दीज ड्यूज एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन देम एट द एंड ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड। आप 4 साल बाद पैसे देना। अच्छा, ये पैसे माफ नहीं किए जा रहे, दीज आर नॉट बीइंग वेव्ड ऑफ। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 4 साल तक आपसे जो है आपका कोई भी ड्यू, ये पैसा आपके अकाउंट में ड्यू होता जा रहा है, आप 4 साल के एंड में दे सकते हो। बस 4 साल की आपको मियाद दी जा रही है कि आप 4 साल तक हमें कोई पेमेंट ना करें। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे द एक्यूमुलेटेड ड्यूज देन गवर्नमेंट इट कैन निगोशिएट विद द गवर्नमेंट टू गिव इट एन इक्विटी। तो ये क्या कहता है, अगर 4 साल बाद कंपनी पे नहीं कर पाई ये पैसा, तो उसे गवर्नमेंट को अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देनी होगी। तो सोचो कि हो सकता है अगर वोडाफोन 4 साल बाद पेमेंट नहीं कर पाए तो वोडाफोन एक सरकारी कंपनी बन जाए, ठीक है, वोडाफोन में बिकम BSNL, ठीक है। Moreover, the government has declared that the companies do not have to share the revenues they receive from non-telecom। तो AGR की डेफिनेशन अमेंड कर दी है, उसमें से नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को हटा दिया। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू में से हमें शेयर नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने FDI लिमिट 49 से सीधे 100% कर दी, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रास्ता बढ़ा दिया है, ठीक है। बैंक गारंटी, पेनल्टी और कुछ और नॉर्म्स को भी रिलैक्स किया, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ के लिए दी गई हैं, बट इट इज इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस सिचुएशन अराइज, टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉब्लम आई ही क्यों, ठीक है, जो इस आर्टिकल में समझाया गया है। अच्छा, तो ये तो हमने स्टोरीज के बारे में बात की, अपडेट्स के बारे में बात करी। इट हैज बीन अ रिलेटिवली न्यूज ड्राई वीकेंड, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा कुछ आया नहीं है वीकेंड पर, ठीक है। वीकडेज पे तो काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हुए थे इस बार, बट वीकेंड पे कुछ ज्यादा न्यूज था नहीं। अच्छा, अब आज हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे ईरान के बारे में, क्योंकि ईरान को बना दिया गया था फुल मेंबर ऑफ SCO। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ईरान के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या आप मुझे प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बता सकते हैं? तो काफ़ी लोगों ने जवाब दिया इब्राहिम राइसी, बिल्कुल सही जवाब। क्या आप मुझे कैपिटल ऑफ ईरान बता सकते हैं? तो लोगों ने सही जवाब दिया तेहरान। और क्या आप मुझे करेंसी ऑफ ईरान बता सकते हैं? तो ईरानियन रियाल, वो भी काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। And as usual, people researched and came up with a lot of associated facts, which is good, and I'm really happy with that. अच्छा, अब आज का क्वेश्चन बात करते हैं। तो आज हम बेसिकली डेंगू के एक टाइप के बारे में बात कर रहे थे, और हमने पता लगाया कि डेंगू का मॉस्किटो कैरियर होता है फीमेल एडिस इजिप्टिस, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई करके मलेरिया पर पहुंचते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मलेरिया का कैरियर कौन सा मॉस्किटो होता है? ठीक है, अगेन कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर डाल सकते हैं। आई विल सी टू इट एंड विल रिस्पॉन्ड टुमारो विद सम मोर स्टोरीज। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।